आज 31 मार्च है, वो तारीख जिसे लगभग 2 साल पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावे के तौर पर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ समय बीता तो राजनीतिक बयान की तरह इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि सशस्त्र माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा। और आज 31 मार्च है, ऐसे में मुझे लगा कि इसको एक बार फिर से थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहिए कि कल अमित शाह ने संसद में ये बयान दिया कि अगर विस्फोट बंद हो गया तो मान लिए कि माओवादियों से इलाका मुक्त हो गया है। तो ऐसे में माओवादियों के वो बड़े नेता जो लंबे समय तक बस्तर के जंगल में अपना जीवन बिताए थे, आज मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनसे मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि इनको क्या लगता है। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मेरे साथ रुपेश दादा हैं और सतीश दादा, जो कि इनसे पहले भी हमने कई बार बातचीत की है। दादा, आज 31 मार्च है और अमित शाह ने ये दावा किया कि ख़त्म हो गया है सारी चीज़। आपको क्या लगता है, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो? जैसा अभी तक हम जिस रूप में काम किए थे जी, उस हिसाब से देखने से जो सशस्त्र आंदोलन उसे नियंत्रण करने में तो सफलता बता सकते, यानी पूरा स्टेट, कांग्रेस हो भाजपा हो, पूरा स्टेट मिलके बहुत लंबा समय से जैसा ऑपरेशन चलाते आया, एक योजना के तहत काम करते हुए आया। हमारा कामयाबी है उसमें, हम सही समय में सही निर्णय नहीं ले पाना, उसका वजह से, ये दोनों कारणों से, उधर से सरकार की तरफ से ऑपरेशन और वो बहुमुखी योजनाओं को अमल किया, मात्र सैनिक कार्रवाइयाँ ही नहीं। और वो एक कारण, और हम सही परिस्थिति को देखते हुए, बदलते हुए परिस्थितियों को देखते हुए आंकलन लगा रहे थे हमने, लेकिन जैसा आंदोलन का कमज़ोर होने का आंकलन लगाए थे उस हिसाब से सही समय में और पहले ही कुछ निर्णय लेना चाहिए था हमने, वो नहीं ले पाने की वजह से ऐसा स्थिति आया। अभी तो लगभग नियंत्रण करने, जैसा बताए थे, सशस्त्र माओवादियों को ख़त्म करने के बारे में, उस हिसाब से देखने से तो इसको सफलता कह सकते। क्या आप एक चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग सही समय पे सही फैसला नहीं ले पाए थे उस समय? वो क्या फैसला था जो आप बोल रहे हैं कि क्या फैसला लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया? यानी समय रहते जब हम कमज़ोर पड़ने का जो रुझान चल रहे थे, हम समय समय पर आंकलन लगा रहे थे, उसे देखते हुए हम जिस दिशा में हम जाने के बारे में सोच रहे थे वो दिशा सही नहीं है, दिशा को बदल के सभी तबकों के जनता के बीच में जाने का, जैसा देश भर में काम करने लायक जो जितना ताकत है, जब ताकत रहते समय, कमज़ोर होने से पहले ही वो कोशिश करना चाहिए था। शहरी इलाकों में, मैदानी इलाकों में और छात्रों में, मजदूरों में, सभी तबकों के बीच में काम करने लायक कार्यनीति को अपनाने से शायद ऐसा स्थिति, इतना जल्दी ऐसा स्थिति नहीं आती थी। हम लिबरेटेड जोन्स यानी आधार इलाकाओं को बनाने का टारगेट के साथ, मकसद के साथ, जैसा लक्ष्य को रख के काम करते आया, पूरा कमज़ोर होने तक भी सही निर्णय नहीं ले पाया हमने। आखिर में कुछ निर्णय लिए, लेकिन तब तक हाथ पैर बांधे जैसा हो गया हमारा स्थिति, तब अमल नहीं कर सके हमने। इसका वजह से आखिर में मजबूरन में इस किस्म का निर्णय लेना पड़ा, और सरकार ने स्थिति को देखते हुए, आंकलन लगाते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया और अमल किया। केतु दादा, आप कौन से समय में आप संगठन में गए थे? तब आपकी उम्र क्या थी? 30 होंगे, 25-30। 25 थे। और कितना साल आप रहे संगठन में? अभी 35 साल तक। 35 साल संगठन में रहे। आप शादी नहीं किए ना? किए थे। आपकी पत्नी कहाँ है? वो महाराष्ट्र में बाहर आई थी, वो आ गई बाहर? सरेंडर। अच्छा, क्या नाम उनका? स्वप्ना। दादा, जब आप संगठन में ज्वाइन किए थे तो आपको लगा था कि एक समय ऐसा आएगा जो आज आया है 31 मार्च? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। वो जल्दी से क्रांति सफल होगी करके उतना जोश थे उस समय। हाँ। क्या था, मतलब आप लोग की नज़र में क्या था कि कहाँ तक लेके जाएंगे क्रांति? मतलब एक लड़ाई, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो लगता है ना कि हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम सफल हो गए।
तो सफलता क्या था आप लोग की नज़र में कि क्या कर लेंगे ऐसा कि सफल हो जाएंगे? नहीं, हमारा दस्तावेज़ों में बताया है भारत देश में नौजनवादी क्रांति सफल करना, दुनिया में वर्ग विहीन समाज मतलब कम्युनिज्म लाना है करके, तभी सफल। इतना साल पार्टी, अब तो आज 31 मार्च को ठीक है वापस आ रहे हैं सारे लोग, लेकिन ऐसा लगा कि उस दिशा में थोड़ा सा भी हम सफल हो पाए? पूरा नहीं हो पाया अलग बात है, हाँ, थोड़ा भी। वो तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत बदलाव आया है और प्रेरणादायक है पूरा दुनिया में, देश में। ये माओवादी संघर्ष इतना सालों से चला, ये सब हासिल किया हुआ। लेकिन दादा ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज अब और उल्टा दिशा में चले जा रहा है? अभी भैया बोल रहे थे कि हम किसानों पे रिपोर्ट करते हैं तो कोई नहीं देखता, लोग हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा देखते हैं, जबकि हम समाज को, आप लोग अगर लड़े कि समाज में समभाव हो, सब चीज़ हो, तो समाज और उल्टा ही दिशा में चले जा रहा है। नहीं, ऐसा कोशिश सत्ताधारी वर्गों की तरफ से ऐसा कोशिश किया जा रहा है, ऐसा अपना मीडिया के जरिए ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन समस्याएं तो अभी भी है। जनता संगठित भी हो रही और सक्रियता के साथ उन लोग आंदोलनों में शामिल होने जैसा काम करने का ज़रूरत है। तो आशा तो है ज़रूर समस्या को लेके संगठित आंदोलन ज़रूर खड़ा हो जाएगा। भास्कर दादा, आप कब गए थे संगठन में? मैं 1990 में गई थी। 90। घर कहाँ है आपका? मेरा तेलंगाना, वरंगल जिला, अभी नया हनुमकोंडा जिला। 90 में? बट्टुपल्ली मतलब आप भी 36 साल संगठन में रहे। हो, पढ़ाई वढ़ाई करके आए थे? मैं 10th पढ़ते ही आए। पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी वो दर्जी थे। काम दादा आपके पिताजी क्या करते? गुरुजी काम, गुरुजी थे? टीचर। हाँ, अच्छा, तो आप पढ़ाई करके आए थे संगठन में? हाँ, बीएससी पढ़ाई किया। अच्छा, बीएससी करके आए? वाह, तो मतलब मन में ये नहीं आया बीएससी किया तो आगे नौकरी वोकरी करना है बोल के? नहीं, पहले रहा कभी नौकरी करने के लिए? हाँ, लेकिन समस्या चारों तरफ देखने से ऐसा नहीं लगता था मेरे लिए जीना है। हाँ, नहीं, जनता के लिए जीना अच्छा है करके सोचे थे। तो पिताजी लोग तैयार, वो लोग सहमत थे इस बात को लेकर? नहीं, दर्जी थे, बहुत मुश्किल से पढ़ाए होंगे। वो लोग रोकने के लिए बहुत सारे कोशिश किए थे। अच्छा, तो अभी घर में कौन कौन है आपके? माँ बाप तो गुजर गए। हाँ। भाई है और बहन है। आज अच्छा, अब दुनिया इसको जैसे भी देखे, लेकिन जो आदमी अपने जीवन का 30 साल 40 साल संगठन को दे दिया जंगल में, और मैं जंगल में जाके देखा हूँ कि मतलब वहाँ कोई ऐसा नहीं कि बहुत आराम वाला ज़िंदगी है, लोग जैसा भी देखें, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि जंगल में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है भी तो क्या कर लोगे? 1 करोड़, दुकान है ही नहीं, क्या खरीद लोगे? एसी लगा नहीं सकते, गाड़ी में घूम नहीं सकते। लेकिन आज जब वापस आ रहे हो तो मन में थोड़ा इस बात का अफसोस है कि ज़िंदगी का इतना साल हम दे दिए। और ऐसा नहीं, हम लोग संतुष्ट है। अभी जनता के लिए तो सेवा किए हैं, अभी भी करना है। हमारा निजी स्वार्थ के लिए तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं, अभी भी जनता के लिए काम करना है। अभी क्या काम करेंगे दादा, आगे क्या सोच रहे हैं? मतलब ऐसे, मतलब समाज के हिसाब में जो मौका मिलेगा, मेरा लायक जो काम करने का लायक मिलेगा, वो इसे हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। दादा आपका क्या शुभ नाम हुआ? बाजीराव। रतन। आप महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र। और पार्टी में क्या नाम था आपका? रतन दादा। आप कितना साल थे संगठन में? मैं भी 90 से 35 आप भी 90-35 साल। आप पढ़ाई वढ़ाई करके आए थे? हाँ, 10वीं पास किया। आप भी 10वीं। और आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी किसान थे। किसान थे। कोई अमीर घर का आदमी नहीं आया पार्टी में? नहीं आया, सब किसान दर्जी ऐसे ही लोग आए हैं। तो जैसे बहुत लोग हमेशा, जो लोग जंगल से बाहर हैं, जो लोग दूर से मीडिया के माध्यम से माओवाद को देख रहे हैं, अखबारों के माध्यम से या राजनीतिक बयान, वो लोग बोलते हैं कि माओवादी लोग करोड़ों रुपया वसूली करते हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इसमें कितना सच्चाई है दादा? वो झूठ है, वो प्रचार ही ज़्यादा है। हाँ, जानबूझकर भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो फिर अगर हम इतने 35 साल यहाँ काम करते हैं, पार्टी के ऊपर जो सैद्धांतिक विषय के ऊपर विश्वास करते हुए और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी काम करते हुए मैं आया हूँ। अगर ऐसा रहे तो हम विरोध करते ना।
हाँ। जो बड़े नेता लोग अगर से पैसा यहाँ से ले जाके बड़े बड़े बिल्डिंग्स या उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं तो हम विरोध करते थे ना। अच्छा, यहाँ के आदिवासी ऐसा लोग। होता था क्या? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल हाँ। नहीं। वो प्रचार, झूठा प्रचार है। आप सोचे थे कभी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सबको ऐसा वापस तो- जाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं सोचा था। जब का माहौल ऐसा था कि हम क्रांति ला सकते हैं, जब 90 के पहले या 90 के बाद की जो परिस्थितियाँ थी, जो जमीनी स्तर पर जो दिख रहा था, तो उसको देखते हुए मुझे समझ में आया कि हम क्रांति ला सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसा क्रांति आगे बढ़ रहा वैसे वैसे देश भर में पार्टी विस्तार होने में और जैसा रुपये दादा ने बताया कि सभी तबकों में काम करना, शहरी, मैदानी और जंगल और काम करना था, जो निर्णय लेना था यहाँ से वहाँ जंगलों में भी, और जहाँ पर जो भी आप उदाहरण के लिए यहाँ आमदाई खदान का विरोध कर रहे हैं, तो मैदानी इलाकों से भी, शहरी इलाकों से भी सबका सहयोग होना चाहिए। तो वैसा रहने से ही उस आंदोलन में सभी लोग जुड़ के आता है, तभी हमारा ताकत बढ़ते जाता है। तो वो हम जुटाने में, उनका मन हासिल करने में फिर पीछे रह गए। इसी वजह से पार्टी आज इस दिन आ गया है, आज वापस आ गए। आज अफसोस हो रहा है आपको कि इतना साल जंगल, 35 साल जंगल अभी में रहे, तो लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए? तो हम तो कुछ चेतनाएं तो बढ़ाया है, तो संविधान के मुताबिक जनता सरकार के साथ सवाल करने, जो सवाल उठा रहे आज जहाँ भी हो, वो चेतना बढ़ाने में हम सफलता हो, उसमें सफल हो, और जनता को जागरूक करने में भी सफलता हुई है, और जमीन हर एक परिवार को जमीन दिलाने में भी सफलता हुई है। अभी और लड़ना है आगे, और भी जमीन लड़ना है अब लेकिन संविधान और कानून को हथियार बना के, अब हथियार को हथियार नहीं बनाना है, लड़ना आगे, लड़ना है। ठीक है। रनीता दीदी हैं, इतना मेरे को उस समय जब आप लोग आए थे साथ में वहाँ से, तो मेरे को इतना अफसोस हुआ रनीता दीदी से। उस समय मैं इतना दिमाग इधर उधर हो गया था, बात नहीं कर पाया था। दीदी आप कितना साल थी संगठन में? अभी 28 साल। 28 साल आप भी संगठन में थी। हाँ। और आपके पिताजी क्या करते थे? खेती किसान। खेती किसानी। हाँ। तो उस समय में तो पिताजी का खेत भी नहीं थे। अच्छा। ऐसे रोजी करके बाल बच्चे को पालते थे। बाद में जमीन पकड़ के, हम लोग का जन्म नहीं थे तब, हमारे भैया लोग और दीदी लोग का समय में। अभी है जमीन? अभी जमीन है, लेकिन अभी भी गरीब स्थिति है अभी। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, अपना कमाने खाने भर का जमीन होगा। आप शादी की दीदी? मम्मी पापा लोग तो नहीं है, गुजर गए, भैया लोग हैं। आप शादी की? हाँ, किए थे। आप किससे की? आपके पति कौन है? सोम जी। सोम जी। हाँ। अभी कहाँ है वो? शहीद हो अच्छा, गए। कब हुआ तुम? 2021। हाँ। कहाँ पे? आमा बेड़ा के पास। आमा बेड़ा में, कांकेर वाला ना? हाँ। अच्छा, तो अब क्या करोगे दीदी, कहाँ जाओगी अब तो आप वापस आ गई हो, अब आगे क्या सोच रही हो, कहाँ जाओगी? मैं तो आते समय भी जो इधर पुनर्वास के लिए करने के लिए आते समय भी हमें बताया, हम जो बंदूक ही छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें मुख्यधारा में आने के बाद भी इस समाज के लिए, समाज के साथ रहकर संविधान के तहत कानूनी तौर से हमें जनता का संघर्ष में भाग लेंगे करके तो बताए। अभी भी वही करूँगी करके मेरे विचार है। आप सोची थी दीदी कि एक दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगा, हमको वापस आना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं सोची थी। उस समय मैं जब पार्टी में ज्वाइनिंग की, उस समय का स्थिति देखने से तो एकदम सभी लोग आकर्षित होने का जैसे थे, तो मैं ऐसे कभी नहीं सोची कि ऐसे हम एक दिन ऐसी का स्थिति आएगी, ऐसे हम लोग हो जाएंगे बोल के। लेकिन क्या करेंगे, परिस्थिति में हमेशा एक जैसे नहीं रहता है ना, किसी न किसी समय बदलते रहता है। इस हिसाब से यानी कि हमारे आंदोलन में भी टोटल देश भर में बदलाव की स्थिति में, आंदोलन में भी ऐसे बदलाव करने का स्थिति आ गई, तो हमें इस किस्म के सोच के आए। भैया आपका क्या नाम है? सरोज बघेल। आप कहाँ, कोंडागांव से? कोंडागांव जिला। आप क्या पद में थे भैया? मैं DVCM था। DVCM। और कौन से कमेटी में? पूर्वी बस्तर डिवीजन। पूर्वी बस्तर। जी। वो पूर्वी बस्तर में ही नीति भी थी क्या? जी। अच्छा,
वो थुलथुली में थे क्या आप एनकाउंटर में? मैं उसमें नहीं था। अच्छा, उसमें जो नहीं। मैं इधर ही मैदानी इलाका में काम कर रहा था। तो आप भी स्कूल पढ़ के गए? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी किसानी खेती किसानी करता था। अच्छा, हाँ, तो आप कितना साल, आप कब गए? 11 में ना? 11 में गया। मतलब यहाँ आप सबसे जूनियर आप ही हो जी यहाँ पे। जी। तो जब आप गए तो आपके साथ वाले लोग भी कोई पढ़ रहे होंगे, कोई नौकरी करने गया होगा, कोई कुछ? नहीं, हमारे गांव में अभी तक कोई पढ़े लिखे नहीं है। अभी कौन सा हमारे गांव है आपका? बेड़मा। बेड़मा? हाँ, वहाँ से तो अब तो हैं पढ़े लिखे थोड़े। नहीं स्कूल तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। अभी मेरा घर का बेटा है, वही 12वीं पास किया और एक 9वीं आपका 9वीं बेटा पढ़ रहा है। 12वीं में है? नहीं नहीं, मेरा दादा का। अच्छा, आपका दादा। हाँ, हाँ, तो आप अभी शादी वादी की कि नहीं? हाँ किया हूँ। पार्टी में ही? पार्टी में है। आपकी पत्नी कहाँ है? अभी यही पुनर्वास केंद्र में है, साथ में आ लालबाग। गए आप लोग? जी। अच्छा, ठीक। दादा, ये जो आपका देव जी अभी जो आए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी में जो मांग कर रहे हैं माओवादी पार्टी को, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? कुछ ना कुछ तो जनता के बीच यानी काम करने के लिए, आगे का काम करने के लिए तो किसी न किसी तरीके से कोई संगठन निर्माण या पार्टी तो रहना ज़रूरी है। लेकिन जैसा अभी मार्च महीने में आके इसी पार्टी को, माओवादी पार्टी को ही कानून के तहत काम करने का अनुमति देना है करके जो मांग रख रहे, मेरा व्यक्तिगत आंकलन से तो ऐसा स्थिति पूरा देखने से, अभी तक का स्थिति देखने से ऐसा तो संभव नहीं है। अलग से सोचना चाहिए, अलग ऐसा काम करेंगे दूसरा सब, बनाना दूसरा कुछ बनाने के बारे में और सब लोग मिलके काम करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मिसिर बेसरा को लेके क्या सोच रहे हैं दादा? मिसिर बेसरा, क्योंकि अब देश में भले बोल रहे हैं खत्म हो गया, लेकिन मिसिर बेसरा तो अभी भी 70 लोग के साथ में है और उनको ना आने की बातचीत हो रही है ना। हमें वहाँ के बारे में उतना जानकारी नहीं है, कोशिश तो कर रही, लेकिन वहाँ से अभी तक उन लोग आने के बारे में सोच रहे आएंगे ऐसा तो अभी तक हमको जानकारी नहीं मिला। उन लोग लड़ने का ही विचार के साथ होंगे शायद, ऐसा उन ही लोगों लग का रहा है। आइडियोलॉजी थोड़ा अलग है क्या दादा देखने? क्योंकि ऐसा जब आप ideology- लोग शांति वार्ता को लेके पत्र भी जारी किए रहे तो भी मिसिर बेसरा इसका विरोध किए थे। आइडियालॉजी पूरा अलग नहीं है, लेकिन इस समय में जाके हम कमज़ोर पड़ने के बाद सरकार के साथ अगर बातचीत करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, हम ताकत के साथ रहते समय तो अलग है, इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे। एक साथ बैठ के और कोई बैठक चलने से अलग रहते थे, ऐसा बैठक करने का मौका नहीं मिला। बहुत सालों से 10 साल पहले शामिल हुआ होगा वो सीसी बैठक में, तब से तो गैप है। एक साथ बैठ के सब विषयों को, बदले हुए परिस्थितियों के बारे में सब चर्चा करने से और आगे जाके कैसा हम आंदोलन को आगे ले जा सकते करके उस किस्म के एजेंडा के साथ बहस होने से कुछ अच्छा माहौल रहते थे। लेकिन अलग अलग रहने की वजह से उन लोगों का मत तो ऐसा ही देख रहे, वो तो विरोध किए थे तेलंगाना में जो सीज़ फायर के बारे में स्टेटमेंट के बाद, वहाँ से विरोध करते हुए एक स्टेटमेंट आया, हो सकता है उन्हीं लोग दिया होगा। हाँ, वहीं से आया भी था। वहीं से आया। तो उम्मीद है क्या कि वो आप आएंगे या नहीं? पता नहीं, अभी तो देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है। शायद उन लोग संघर्ष को जारी रखने का विचार के साथ ही होंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा दादा, आपके पिताजी क्या करते थे? मैंने पूछा। खेती कमाई करते थे, खेती कमाई और छोटा मोटा ठेका काम भी करते थे। अच्छा, तो यहाँ मतलब कोई बड़े घर से नहीं आता है क्या पार्टी में, कि नियम में नहीं है? हाँ, इक्का दुक्का है। इक्का दुक्का है? कौन कौन है? जो मैना दीदी है, धनी किसान। हाँ, वो उनके पिताजी क्या करते? पता नहीं, लेकिन ऐसा वही किसानी है, लेकिन ज़्यादा जमीन हो, ज़्यादा जमीन। थोड़ा बहुत धनी, हाँ, थोड़ा धनिक सेक्शन। हाँ, बाकी के मुकाबले। ठीक है। तो ये सभी वरिष्ठ माओवादी नेता हैं जो अब मुख्य धारा में आ चुके हैं। और देखिए, अगर माना जाए कि 4 दशक से केवल दंडकारण्य में लड़ाई चल रही है देश में, अगर 1967 से शुरू हुई, नक्सलवाद के नाम पे शुरू हुई, फिर माओवाद के रूप में बदली, और इसमें हज़ारों लोग मारे गए, आंकड़े नहीं है मेरे पास में, पूरे देश में अगर देखा जाए, जवान, ग्रामीण और माओवादी सभी, इसमें एक भी व्यक्ति देश के बाहर का नहीं था। सभी ने सरकार के खिलाफ हथियार उठाया, सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्थाओं के खिलाफ हथियार उठाया। और आज अगर आप 31 मार्च को ये दावा कर रहे हैं कि अब ये हथियारबंद आंदोलन समाप्त हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपको ये दावा भी अब करना पड़ेगा सरकार को कि हथियारबंद आंदोलन
दोबारा कभी शुरू ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी अब सरकार को लेनी होगी। ये सुखद है कि इतने सारे लोग वापस आ गए और जीवित वापस आ गए। अब आगे यहाँ पे इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं चलेंगी, लेकिन इस बात की भी गारंटी, इस बात की भी तारीख आपको देनी होगी कि अब दोबारा देश में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं शुरू होंगी, और ताकि दोबारा तारीख देने की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही साथ मैंने पहले भी मांग की थी कि माओवाद जैसे जिसे आंतरिक सबसे बड़ी समस्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माना था, उसे ख़त्म करने तक की तारीख दे दी गई, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की तारीख, देश में समस्याओं को ख़त्म करने की तारीख, समाज में जो समस्याएं हैं या ऊंच नीच हैं उसको ख़त्म करने की तारीख, इस पर भी संसद में बैठकर जो माननीय जो बड़े लोग हैं, मुझे लगता है विचार करके हर एक समस्या के ख़त्म होने की तारीख तय करके देनी चाहिए और चमत्कारिक तरीके से उसे भी ख़त्म करना चाहिए, जैसे आप लोगों ने हथियारबंद आंदोलन को समाप्त किया है। अमित शाह जी ने संसद में कल इस बात का जिक्र किया है और मुझे लगा कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो जिनसे मैं मुलाकात कर सकता हूं फिलहाल, उनसे भी पूछ लूं, इसलिए हमने इनसे सभी जो दादा और दीदी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत की है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये बात सब तक फैलानी चाहिए। हालांकि मैंने दादा लोगों से बातचीत की है कि सभी जितने भी बड़े वरिष्ठ माओवादी नेता हैं पूर्व के, इनसे मैं अलग से और अलग अलग बात करूंगा। हर किसी का, मुझे लगता है इतने साल घूमने के बाद कि हर माओवादी की अपनी अलग कहानी है और हर किसी को हर कहानी को सुनना चाहिए, तब जाके आप किसी निर्णय तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ अखबारों में, टीवी में दिखाए गए समाचारों के आधार पर आप अपना कोई वो नहीं बना पाएंगे, कोई विचारधारा तैयार नहीं कर पाएंगे। तो बातचीत करेंगे। फिलहाल तो ये बातचीत आज 31 मार्च को लेकर थी। पसंद आई हो तो शेयर कर सकते हैं। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करने का फैसला आपका अपना। धन्यवाद।